हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजब्रेन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसमें हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि कैश फ्लो का क्वेश्चन एक्चुअली में हमें अटेम्प्ट कैसे करना होता है एग्जाम के अंदर, और जिसको हमने तीन पार्ट्स में समझा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी जो है तीन पार्ट में बनाई जाती है: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ अपने फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देंगे और समझेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो उसको भी हम तीन स्टेप्स में सीखेंगे। तो आइए शुरू। तो समझते हैं सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब ऐसा कैश फ्लो जो कि हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट हुआ, और जितना भी इसके अंदर नॉन कैश ट्रांजैक्शन होंगी हमें उनको हटाना पड़ेगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा स्टार्ट होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर से। मतलब एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जितना भी आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने कैलकुलेट किया है वहां से स्टार्ट करो, और उस प्रॉफिट में से, क्योंकि हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज जितनी भी होती है ना वो सब पीएनएल में कंसिडर की जाती है। जितना भी कैश का आया या जितना भी कैश का जाना वो सब हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, और उन ट्रांजैक्शंस में से हमें सारी की सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हटाना होता है। तो पहले समझते हैं। देखो, आपने एक पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपने इसे सारे के सारे एक्सपेंसेस डाले होंगे और यहां पे सारी की सारी इनकम्स डाली होंगी, ठीक है, और यहां से आपका जो है नेट प्रॉफिट निकल के आया होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद ना आप एक और स्टेटमेंट बनाते हो, वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है कि ये प्रॉफिट जो आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया, ये वाला नेट प्रॉफिट, इसको आप कहां कहां यूज करते हो। अब जैसे कंपनीज क्या करती हैं, इसी प्रॉफिट में से वो प्रोविजन फॉर टैक्स भी माइनस करती है। क्यों? क्योंकि टैक्स तो उनको देना ही देना अपने प्रॉफिट के ऊपर, तो पहले ही कंपनी उसमें से एक टैक्स का प्रोविजन बना के साइड में कर देती है। ठीक है, फिर इसी प्रॉफिट में से कंपनी कुछ ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व के अंदर भी ट्रांसफर करती है, ठीक है, और इसी प्रॉफिट में से कंपनीज कई बार डिविडेंड भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को, या जहां जहां भी इस प्रॉफिट को वो यूज करती हैं वो सब यहां पे ट्रांसफर कर देती है, और बचा हुआ प्रॉफिट आपका कहां जाता है, ये वाला रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। अब आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होती है, और बैलेंस शीट के अंदर भी रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस गिवन होता है। ये मान लो प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। यहां से हम ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकालते हैं, जो कि ये वाला होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है ना, सरप्लस क्लोजिंग, उसमें से हम प्रीवियस ईयर का सरप्लस का बैलेंस लेस कर देते हैं, फिर निकल के आता है हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसी प्रॉफिट फॉर द ईयर में से हमने जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी हुई है ना, इन सबको हम ऐड बैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका तो लेना देना है नहीं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन चाहिए होती है। जितनी भी नॉन कैश की ट्रांजैक्शन है वो सब आप वापस से ऐड बैक कर दो, वो तो हमें चाहिए ही। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में हम सबसे पहले ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर इसी प्रॉफिट एंड लॉस में से बनाया हुआ है, मतलब लेस किया हुआ है, उसको हम ऐड बैक कर देते हैं। दूसरी चीज, किसी भी आपने रिजर्व के अंदर बैलेंस ट्रांसफर किया है उसको भी ऐड बैक कर दो। क्यों? क्योंकि ये भी एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। और थर्ड, कोई भी डिविडेंड आपने पे ऑफ करा है या डिविडेंड आपने पीएनएल में से लेस किया हुआ है उसको भी ऐड बैक कर दो।
तो सिर्फ इतना सा ही हमारा होता है स्टेप 1। बेसिकली हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को 3 स्टेप के अंदर करना होता है, अभी हमारा सिर्फ स्टेप 1 के पे ही हम फोकस करेंगे। तो ये 3 चीजें जब हम एड बैक कर देंगे तो उसके बाद हमारा निकलता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसके बाद फिर हम अपना स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ हमारा फोकस इसी स्टेप 1 को समझने में रहेगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व और डिविडेंड, तीनों चीजें अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तीनों चीजें ऐड बैक कर दो, और नहीं गिवन तो उनको छोड़ दो। तो सिर्फ इतना सा फॉर्मेट है अभी हमारा स्टेप 1 का, जो कि हमने समझना है। ठीक है, तो आइए इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। उससे भी पहले हम एक बार डिविडेंड को समझ लेते हैं। डिविडेंड बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक प्रपोज्ड डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड, सॉरी इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज या जिसको हम फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड आपका ईयरली डिक्लेयर होता है, इंटरिम डिविडेंड आपका विद इन द ईयर डिक्लेयर होता है और विद इन द ईयर ही पे ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि तो क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ठीक है, मतलब हमसे सिर्फ वो भी स्टेप 1 की बात कर रहा है। देखो, सरप्लस आपको ओपनिंग का बैलेंस गिवन है, सरप्लस क्लोजिंग का बैलेंस गिवन है, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व गिवन है, प्रपोज डिविडेंड गिवन है फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर और इनकम टैक्स पेड। ठीक है, कुछ आइटम्स हमें गिवन है, हमें अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया था आफ्टर ऑल एक्टिविटीज, जितने भी हमने ट्रांसफर्स करने थे या जितने भी हमने एक्सपेंसेस देने थे, उसके बाद हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर था कितना। उसके लिए हमें अपना रिजर्व का बैलेंस चाहिए होता है, जो कि हमें बैलेंस शीट में गिवन होता है। तो सरप्लस क्लोजिंग का बैलेंस आपको गिवन है, मतलब इस साल के एंड का, जो कि है 6,72,000। उसके बाद इसमें से अगर मैं पिछले साल का सरप्लस का बैलेंस लेस कर दूं, जो कि है 2 लाख, तो ये मेरा 4,72,000 निकल आया प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अब इसके बाद हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं स्टेप 1 के अंदर। फर्स्ट, जो कि हमें ऐड बैक करनी होती है, सबसे पहली प्रोविजन फॉर टैक्स, सेकंड ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, और थर्ड फाइनल और इंटरिम डिविडेंड। ये 3 चीजें मेरे को वापस ऐड बैक करनी है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट में से हमने ये 3 की चीजें लेस कर रखी होती हैं और ये तीनों ही आइटम्स हमारी नॉन कैश आइटम्स हैं, इनको ऐड बैक कर दो। तो देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दिया हुआ है 2 लाख, ये हमने ऐड बैक कर दिया। उसके बाद आपको ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व गिवन है 2 लाख, तो इसको भी ऐड बैक कर दो, क्योंकि ये हमने प्रॉफिट में से कम किया होता है। और उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अच्छा, अब देखो, कई बार ना आपको क्वेश्चन के अंदर प्रपोज डिविडेंड 2 साल का गिवन होता है, एक तो प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। हमें इसमें से कौन सा प्रपोज डिविडेंड लेस करना होता है या ऐड बैक करना होता है? देखो, करंट ईयर का जो डिविडेंड प्रपोज होता है ना, वो आफ्टर 31 मार्च
मतलब जब हम 31 मार्च की बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसके बाद जब हमारी मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर डायरेक्टर्स डिविडेंड प्रपोज करते हैं। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड का मतलब है कि अभी प्रपोजल है, फाइनल नहीं है। फाइनल उसको कौन करता है? शेयर होल्डर्स। अच्छा, तो अभी तो ये प्रपोज है, पता नहीं कब फाइनल होगा या होगा भी कि नहीं होगा, बट जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है ना, वो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे ऑफ करा होता है। तो हमें हमेशा अपने क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड ही ऐड बैक करना होता है। क्यों? क्योंकि वही प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल में पे ऑफ किया जाता है। ये तो पता नहीं कब पे ऑफ होगा। तो जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर दोनों डिविडेंड गिवन हो, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी, हमें हमेशा प्रीवियस ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड ही ऐड करना होता है। तो और वो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1,80,000। ठीक है, उसके बाद हमें एक इंटरिम डिविडेंड भी दिया हुआ है। इंटरिम हम करंट का ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में ही डिक्लेयर होता है और करंट ईयर में ही पे ऑफ होता है। तो फाइनल हमेशा प्रीवियस ईयर का कंसीडर करना है, इंटरिम हमेशा करंट ईयर का कंसीडर करना है। और करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड आपको दिया हुआ है 1,44,000। बस यही तीन चीजें हमारी ऐड बैक होती है स्टेप 1 के अंदर। तो इसको ऐड करके हमारा बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 11,96,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालो, उसके अंदर तीनों चीजें ऐड बैक कर दो और उसके बाद आपका निकलता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही फॉर्मेट समझ के चलते हैं। फिर इसके बाद हम स्टेप 2 देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेप 3 देखेंगे और आफ्टर स्टेप 3 हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिंग और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और जिसे भी हमारी लास्ट क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट की नहीं देखी थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके देख लेना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।